हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स को लेते हैं। पहला है आपका वॉशिंग सोडा, जिसका जो जनरल केमिकल फार्मूला है वो है Na2CO3.10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रिपरेशन, कि किस तरह से इंडस्ट्री में या फिर लैबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है इसका 3 स्टेप प्रोसेस है ये। पहला स्टेप है जब कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl है उसको अमोनिया से NH3 से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड CO2। तो इसकी प्रेजेंस में ये चार आपके रिएक्टेंट हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही आपका बेकिंग सोडा के नाम से भी, इसका जो कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा है। आगे में पढ़ेंगे इसको, हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट में प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम लोग सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। ठीक है, Na2CO3 को हम लोग सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। कोई सा भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता है, जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से CO2 गैस आपका रिलीज होता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि जब इस सोडा ऐश को, दैट इज Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन में हमें Na2CO3.10H2O का वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग का वॉशिंग सोडा है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है और सॉलिड है। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर मतलब ये बेसिक होता है नेचर में और ये वाटर सॉल्युबल ही है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, अल्कलाइन बुलाएंगे। ठीक है, अल्कलाइन इन नेचर एंड हैविंग क्लींजिंग प्रॉपर्टी, यानी इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी है। नाउ यूजेस, इसके यूजेस क्या होते हैं। यूज़ एज क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, यानी कुछ भी साफ वाफ क्लीन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है, यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब वाटर में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से उसमें परमानेंट हार्डनेस आ जाती है, तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी आपका वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। अब वो किस टाइप की हार्डनेस होती है, कौन सी परमानेंट हार्डनेस होती है, वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। जब ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, ग्लास, सोप और पेपर की प्रिपरेशन में। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स जिसको हिंदी में सुहागा नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए भी यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के लिए भी आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, जिसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NaHCO3 या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये HCO3 माइनस जो होता है वो बाइकार्बोनेट है, आपका रेडिकल जो है HCO3 माइनस वो बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। प्रिपरेशन मेथड, जो पहले में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देखा था वही उसका प्रिपरेशन मेथड है। NaCl प्लस NH3 H2O एंड CO2 के प्रेजेंस में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रहा था, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, अलॉन्ग विथ अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिपरेशन हो रहा है। तो जो इससे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था उसी का फर्स्ट स्टेप है। प्रॉपर्टी क्या है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है वाटर में। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। अब जैसे कि एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ रखा है, एसिड जो होता है वो कोरोसिव होता है नेचर में, इसी तरह बेसिस जो होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं नेचर में। लेकिन ये जो बेकिंग सोडा है वो एक माइल्ड बेस है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक बेस नहीं है, माइल्ड है, इन बिटवीन है, और ये नॉन कोरोसिव है नेचर में।
ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जब इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी रिएक्शन अभी पीछे में हम लोगों ने देखा, तो Na2CO3 जिसका कॉमन नेम है सोडा ऐश, इसका फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ H2O एंड CO2। तो ये भी इसके प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है। अब जैसे कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग यानी कुकिंग, ठीक है, तो बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं कुकिंग प्रोसेस में। तो किसी भी बैटर वेटर में जब आप लोग बेकिंग सोडा उसमें मिला देते हो तो क्या होता है, जब वो हीट होता है, जब आपका जो बैटर है उसको हीट करेंगे, सपोज़ केक का बैटर है, केक बना रहे हो आप, उसमें आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, NaHCO3 डाल दिया, तो जब ये हीट होगा तो ये कंपाउंड किस में ब्रेक होगा, Na2CO3 H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये वेपर के फॉर्म में होंगे क्योंकि हीट है वहाँ पे, आप गैस पे ही उसको चढ़ा रखे हो ना, तो हीट है वहाँ पे, तो इसकी वजह से ये वेपर के फॉर्म में होगा। तो जो भी आपका बैटर आपने कंटेनर में ले रखा है उसमें से ये वेपर के फॉर्म में ऊपर में इवॉल्व होगा। तो जब वेपर्स वो CO2 के ऊपर के साइड में आएंगे तो वो क्या करेंगे, जो भी बैटर है केक का उसको भी अपने साथ उठा के लेके आएंगे, यानी उसको फ्लफ़ी बनाएंगे। ठीक है, पफिंग टाइप का उसमें आपको नज़र आएगा। केक जब आप तोड़ते हो तो उसमें छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द CO2 गैस। वो जैसे जैसे निकलता है तो अपने लिए रास्ता बना के निकलता है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे पोर्स आपको केक में नज़र आते हैं, तो दैट्स बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दिस CO2 गैस फ्रॉम दैट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो केक होता है वो फ्लफ़ी बन जाता है। तो बेकिंग सोडा और साथ में आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि बेसिक होता है नेचर में, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है कि ये बिटर इन टेस्ट होता है। तो अभी हम लोग आगे में देखेंगे कि हम लोग कुकिंग में, बेकिंग ऑफ केक में, यानी केक को बेक करने के लिए बेकिंग सोडा ना यूज़ करके बेकिंग पाउडर क्यों यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं। ओके, यूजेस क्या हैं, यूज एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। अब जैसे कि ये माइल्ड बेस है, ठीक है, तो स्टमक में आप लोग को पता है HCl का प्रोडक्शन होता है। स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, तो स्टमक में एसिड का सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो फूड तब जाके आपका डाइजेस्ट होता है। बट सपोज़ अगर वो जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होने लग गया, हम लोग को थोड़ा सा एसिड चाहिए लेकिन स्टमक रुका नहीं, उसने जो उसकी वॉल्स हैं उसने एक्सेसिव प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया एसिड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसिडिटी होने लगेगी, यानी एसिड ज़्यादा हो जाएगा आपके पेट में। तो इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बेकिंग सोडा है वो आपका यूज़ होगा। तो ये बेसिक है, अभी हम लोगों ने पीछे में पढ़ा था कि बेसिक होता है नेचर में, तो बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विथ, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है तो यहाँ पे CO2 का भी रिलीज हो जाएगा। तो अब ये आपके लिए उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जितना कि आपका एसिड कर रहा था। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज करने, एंटा एसिड यानी एंट यानी अपोजिट ऑफ एसिड। अब एसिड का अपोजिट कौन होता है, बेस होता है, तो ये एसिडिटी में यूज़ होता है एज एन एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज़ इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या है आपका, जब बेकिंग सोडा में कोई एक एसिड, बेकिंग पाउडर में आपका टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा प्लस एसिड दैट इज टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, तो ये आपका क्या बना लेगा, बेकिंग पाउडर बना लेगा। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, अभी हम लोगों ने पीछे में एक रिएक्शन देखा था कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका हीट हो रहा था तो Na2CO3 का फॉर्मेशन कर दे रहा था वहाँ पे। ठीक है, और साथ में आपका CO2 प्लस H2O वहाँ पे इवॉल्व हो रहा था। अब ये जो है ये आपका क्या है, बेसिक है नेचर में, तो इस बेसिक को कौन न्यूट्रलाइज करता है, जो यहाँ पे एसिड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसकी वजह से जो केक का टेस्ट है वो बिटर नहीं आएगा आपका, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसमें जो टेस्ट आएगा आपका वो नॉर्मल केक में जो भी आपने एसेंस डाल रखा है उसका फ्लेवर आएगा आपको, और बिटर टेस्ट केक आपका कड़वा नहीं लगेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो कड़वा नहीं लगेगा। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड का यही काम होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है वहाँ पे बेसिक नेचर को। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस आपको पता चल गया। क्वेश्चंस उसमें ऐसे आते हैं कि किस तरह से बेकिंग सोडा कुकिंग पर्पस में यूज़ होता है, वो क्या करता है, या फिर किस तरह से जो केक होता है वो फ्लफ़ी और स्पॉन्जी होता है, तो आपको ये रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि CO2 इवॉल्व होता है और वो धीरे धीरे रेस करता है जिसकी वजह से
जो केक होता है वो स्मूथ एंड फ्लफ़ी होता है, ठीक है। दूसरा आता है कि इन प्लेस ऑफ बेकिंग सोडा व्हाई डू वी प्रेफर बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर को क्यों प्रेफर करते हैं हम लोग कुकिंग के लिए, तो कुकिंग ऑफ केक एंड पेस्ट्री, तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से बिटर टेस्ट आएगा, जबकि यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने का भी काम आता है आपका बेकिंग सोडा। कैसे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें 2 चैम्बर होंगे आपके, एक में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, दूसरे में H2SO4 होगा, ठीक है। तो जैसे जब आप उसको यूज़ करेंगे तो जैसे आग वाग लगी, आपने उसको यूज़ करने के लिए कुछ उसका जो भी नॉब वॉब होगा वो आपने उसको टर्न ऑन किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी इन दोनों के बीच में सेपरेशन है वो हट जाएगा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जाके किससे रिएक्ट कर जाएगा, H2SO4 से। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने से पहले दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट थे, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, दोनों आपस में मिक्सड अप हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, अलॉन्ग विद दैट H2O एंड CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब जो CO2 है आपको पता है इट डू नॉट सपोर्ट बर्निंग प्रोसेस। जो CO2 होता है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो यही जो CO2 है वो बर्निंग को आपके स्टॉप करेगा। तो इन दिस तो इस तरह से ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्रिपरेशन मेथड क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस कंडीशन में आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। जितने भी सब्सटेंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी एक दो सब्सटेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। प्रॉपर्टीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। आपने ब्लीचिंग पाउडर देख रखा होगा, आपने वॉशिंग सोडा देख रखा होगा, आपने बेकिंग सोडा देख रखा होगा, बेकिंग पाउडर देख रखा होगा। तो ये आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या है, वाइट पाउडर गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब जो भी जिसमें भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है जिस भी कंपाउंड में, तो उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन आता ही आता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने देखा होगा, वाइट कलर का पाउडर होता है। सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसीलिए इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। यानी गंदे पानी में अगर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें तो वो पीने लायक हो जाता है, उसमें से सारे जो कीटाणु उटाणु हैं वो मर जाते हैं। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अब ये डाइल्यूट जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे आपका क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा एंड क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये आपका एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीच आप लोगों ने सुन रखा होगा टर्म का, कुछ कुछ क्रीम आती हैं जो कि एज अ ब्लीचिंग क्रीम यूज़ होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो कलर होता है उसको थोड़ा फेड करते हैं, यानी जो डार्क कलर को थोड़ा सा फेड करते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग का काम करते हैं, या फिर जैसे कपड़ों में ब्लीच करवाते हैं तो वो जो कलर होता है उसको रिमूव करते हैं, उसको कलर को हटाना होता है, ब्लीच करवाना होता है। चाहे हेयर को ब्लीच करते हैं लोग, तो जो भी उसका नेचुरल कलर है उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है और बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि ब्लीचिंग पाउडर को मुंह पे रगड़ लेंगे तो ब्लीच हो जाएगा, वो अलग कंपाउंड होता है, ठीक है। ब्लीच यानी एक तरह से जो कलर होता है, जो डाई होता है, उसको रिमूव करना, कलर को हटाना, ठीक है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है या ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है उसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट याद करने वाला है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू ब्लीच करता है, या जो क्लोरीन होता है किस प्रॉपर्टी के थ्रू ब्लीच करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस। तो ब्लीचिंग कॉटन, लिनन एंड वुड पल्प। तो कॉटन को ब्लीच करने में, लाइनिन को ब्लीच करने में या वुड पल्प को ब्लीच करने में, जो कि पेपर इंडस्ट्री में आपका यूज़ होगा, उसमें यूज़ होता है ये, ठीक है। कलरलेस बनाने में आपका डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे बहुत अभी RO हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पहले जब RO नहीं था
या फिर जो बड़ी वाली टंकी होती है, टैंक होते हैं, वाटर टैंक्स बड़े बड़े, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं जिससे कि जो भी कीटाणु हो उसमें मर जाते हैं। तो एज अ डिसइंफेक्टिंग वाटर ये यूज़ हो सकता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ होता है। मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, जो वुल होता है उसको श्रिंकेबल यानी सिकुड़ना, तो वो सिकुड़े ना, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, जैसा कि अभी देखा हम लोगों ने ब्लीचिंग में Cl2 जो होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, और इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। तो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है। इसका प्रिपरेशन क्या है? CaSO4.2H2O, जिसको जिप्सम बुलाते हैं, कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दोनों का अक्सर पूछ लिया जाता है, अभी भी और आगे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस से प्रिपेयर होता है? तो जिप्सम से प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2H2 है और यहाँ पे 1H2 है आपका। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं, तो क्या होगा, इसमें से 2H2O की जगह हाफ H2O बच जाएगा और रेस्ट H2O दैट इज़ 3/2 H2O आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रिपरेशन मेथड है फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसी जिप्सम को अगर आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी 373 केल्विन से ऊपर हीट करोगे, तो क्या होगा, ये पूरा जो 2H2O है वो रिमूव हो जाएगा और लास्ट में बचेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट ओनली, जिसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर भी बुलाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें का पूरा H2O रिमूव हो गया है, इसीलिए डेड बर्न प्लास्टर। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज? वाइट कलर का पाउडर होता है, हैविंग रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। अब ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने इस तरह से POP सुन रखा होगा, हो सकता है घर पे जब काम वाम हो तो सीलिंग विलिंग में ये यूज़ होता है POP, सीलिंग में डिज़ाइन बनाने के लिए, या फिर पेंट से पहले यूज़ होता है सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ देखा होगा, जब हाथ पैर तुड़वा के आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्लास्टर लगता है दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस ओनली, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, जब ये गीला हो जाता है, इसमें वाटर मिला देते हैं तो एक पेस्ट टाइप का बनता है, वो पेस्ट सूखने पे बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इसी की वजह से ये फ्रैक्चर में यूज़ होता है। ठीक है। सो देखते हैं यूजेस इसका फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं, अगर बोन को हम लोग प्लास्टर ना करें तो जिस तरह से भी आपके अगर टेढ़े मेढ़े जुड़ रहे हैं उसी तरह से वो जुड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है। तो उस तरह से आपका जो भी एक स्ट्रेट बोन है वो टेढ़ा हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, पहले तो उसको सही पोजीशन में रख के एंड देन उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। मान लो इस तरह से आपका यहाँ से टूट गया है, अगर आपने इस तरह से उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेट हो जाएगा, इसके बीच में आपके फाइबर्स डेवलप हो जाएंगे और टेढ़ा हो जाएगा आपका पैर या हाथ। ठीक है। तो पहले तो जो टूटा हुआ बोन है उसको अलाइन किया जाता है ओरिजिनल पोजीशन पे एंड देन उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लास्टर लगा दिया जाता है और उसको कुछ दिन वैसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो सेट हो जाता है आपका बोन। तो सबसे पहला काम है इसका फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। सबका या कहीं ना कहीं आपस यूज़ तो हुआ ही होगा, या तो आपकी वजह आपने यूज़ किया, आप में यूज़ हुआ होगा या फिर आपके भाई बंधुओं में यूज़ हुआ होगा। नेक्स्ट है मेकिंग टॉयज़ बनाने, खिलौने बनाने के काम आता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के काम आता है, ब्लैक बोर्ड चॉक्स के काम आता है, कास्ट फॉर स्टैचूज़ जो बनाते हैं उसके कास्ट को यानी उसका ढांचा बनाने के काम आता है। यूज़ एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, अब ये एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल भी यूज़ होता है, यानी जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे आग नहीं लगेगी। ठीक है। फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस बिफोर पेंटिंग दैम, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के काम आता है। अगर सरफेसेस स्मूथ हो जाएगी तो वहाँ पे पेंट की जो क्वांटिटी होगी, एक तो ईजिली पेंट होगा और पेंट भी आपका कम लगेगा। अगर आढ़ा टेढ़ा सरफेस है ये आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जब पेंट करेंगे आप तो ये पूरा आपको ये पूरा फिल करना पड़ेगा, ये पूरी सरफेसेस आपको फिल करनी पड़ेगी। तो पेंट की एंड देन आपको एक स्मूथ इसके ऊपर से लेयर बनेगा। ठीक है।
तो इसमें ज़्यादा पेंट का खपत होगा। लेकिन वही अगर आप पीओपी लगा देते हो, ये सरफेस है आपकी और इस पर पूरा आपने पीओपी से पूरा भर दिया, पूरा स्मूथ सरफेस बना दिया, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा एंड देन आप इस पर ईजिली पेंट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर मेकिंग वो आसान भी रहेगा और उसमें पेंट का खर्चा भी कम होगा तो इसलिए यूज़ होता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी दो पीछे में देख रखा है एग्जाम्पल। पहला था आपका Na2CO3.10H2O, ठीक है, दैट इज वॉशिंग सोडा। एंड देन आपका था कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम में देख रखा था 2H2O था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखा था हाफ H2O था। ठीक है, इसी तरह आपने कॉपर का भी देख रखा होगा CuSO4.5H2O, आयरन सल्फेट का FeSO4.7H2O, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे जो होते हैं जो .10H2O है, इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। तो ये क्रिस्टल का जो केमिकल फार्मूला होता है, क्रिस्टल का एक पार्ट होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसका काम क्या होता है? गिव क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट देयर शेप। जो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल यानी जैसे आपने चीनी के क्रिस्टल देख रखे होंगे, ठीक है, उस टाइप के क्रिस्टल के फॉर्म की बात हो रही है। तो वो सॉल्ट को उस टाइप का शेप देता है एंड इन सम केसेस इम्पार्ट देम कलर, यानी कुछ कुछ केसेस में ये कलर भी इम्पार्ट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है, CuSO4.5H2O। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 में, ठीक है, कॉपर सल्फेट में। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये आपका एवेपोरेट हो गया और देन आपका सिर्फ कॉपर सल्फेट वहाँ पे बचा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का था इनिशियली, लेकिन जब आपने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? वाइट में। एंड देन अगेन अगर आप इसमें वाटर, कुछ ड्रॉप्स वाटर की इसमें ऐड करोगे तो ये फिर से आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या कर रहा है? कलर इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जहाँ पे भी .H2O लगा हुआ है, .XH2O लगा हुआ है, उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? व्हेन हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसका जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो एवेपोरेट होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने जिप्सम में देख रखा था, इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे थे तो 2H2O वहाँ से रिमूव हो जा रहा था एंड देन आपका CuSO4 बच रहा था, जिसको हम लोग डेड बर्न प्लास्टर के नाम से जान रहे थे। ठीक है, सो जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उसमें से एवेपोरेट हो जाएगा। द सॉल्ट विच लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट जब उसमें .XH2O ऐड है तो उसे हाइड्रस सॉल्ट कहेंगे, और जब ये .XH2O आपका यहाँ से हट जाएगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड आप लोगों ने सुन रखा हो कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी वाटर उसमें ऐड आपको मेंटेन रखना है, वाटर की क्वांटिटी को। ठीक है, तो हाइड्रेटेड यानी H2O वहाँ पे होना चाहिए, और एनहाइड्रस, एनहाइड्रेटेड, एन यानी नहीं है। ठीक है, तो एनहाइड्रस यानी उसमें वाटर ना प्रेजेंट हो। तो जब उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको लूज कर जाएगा कोई सा भी सॉल्ट, तो उसे एनहाइड्रस सॉल्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हम लोग आपके पास नया चैप्टर जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए वीडियो। Till then, thank you very much for watching this video. If you like it, please like, share and subscribe to our channel.